जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट 27। इसके पहले हम लोग 1 से 26 तक के प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। जो लोग बिहार पुलिस फायरमैन के परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए जल्द खुशखबरी हम देने वाले हैं कि उनका एग्ज़ाम कब होने वाला है। और लगातार आपको इस चैनल पर 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग जीके जीएस हिंदी के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग सेटिंग का ख्याल रख रहे हैं उनके दिमाग से अपने सेटिंग का ख्याल हटा दें, क्योंकि सेटिंग से एग्ज़ाम पास नहीं किया जा सकता है। मेहनत करना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए। और चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने हम लाइव जुड़ चुके हैं, तो एक बार इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया है। जल्दी से बताइए कि जम्मू कश्मीर में कौन सा आर्टिकल था जिसे संविधान से अब हटा दिया गया है। जल्दी से आप लोग सही आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का पहला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है 360, ऑप्शन बी 368, ऑप्शन सी 370, ऑप्शन डी 375। हर प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 370 हो जाएगा। 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, जिसे 2019 में हटा दिया गया था। क्यों हटाया गया था? तो इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर का अलग एक अपना संविधान था, लेकिन 370 के हटाने के बाद इसे एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी घोषित कर दिया गया है। कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को 370 को हटा दिया गया था जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? चारों ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। जल्दी से सही आंसर बताइए कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। इस प्रश्न का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कि 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा। और 2 का जो सही आंसर आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन डी बता रहे हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कल भी एक क्वेश्चन करवाए थे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 में यह बताया गया है, आर्टिकल 32 में यह उल्लेखित किया गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वह भारतीय संविधान की आत्मा है। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर बताइए कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है। और देखिए रूबी, मंजू, निशा, राकेश, दीपक, अनिल बहुत अच्छे आप लोग बता रहे हैं और सभी लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके पास वीडियो के लिंक को शेयर कर दें ताकि वह जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। और वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हम मोटिवेट होते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। हम बार बार आपसे नहीं कहेंगे, जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर आने लगा है और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निश्चेतक। निश्चेतक के रूप में यह प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म का अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो CH याद रखिएगा, CHCl3 होता है। क्या होता है? CHCl3। अगर आपसे एग्जाम में क्लोरोफॉर्म का सूत्र पूछते तो CHCl3 होता है। यह निश्चेतक के रूप में काम करता है और इसके साथ डाई इथाइल ईथर तथा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और क्लोरोफॉर्म से रोगी को अचेतन अवस्था में रखा जाता है ताकि उसकी शल्य चिकित्सा किया जा सके। तो इसका सूत्र, इसका आंसर हो जाएगा निश्चेतक और इसका सूत्र हो जाएगा CHCl3। अगला प्रश्न देखिए, सिडराइट किसका अयस्क है? हर क्वेश्चन से जुड़े उसके फैक्ट को भी बताएंगे। तो 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग दीजिए कि सिडराइट किसका अयस्क है। फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए।
सिडराइट किसका अयस्क है? तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आयरन। सिडराइट जो है वह आयरन का अयस्क है और बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। सिडराइट का सूत्र अगर पूछे, इसका भी सूत्र हम बता देते हैं। सिडराइट का सूत्र अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो इसका सूत्र होता है FeCO3। इसका सूत्र FeCO3 होता है। और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमनोनाइट, सिडराइट, आयरन पैराइट, कैल्कोपाइराइट सभी लौह अयस्क हैं। और देखिए सिडराइट भी लौह अयस्क ही है, इसलिए आयरन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। और याद रखिएगा कि ये अयस्क हैं सिडराइट। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। तो आप जानते हैं कि कहीं कहीं दीवार पर या दुकान के दीवार पर लिखा रहता है जागो ग्राहक जागो, या आप सर्फ इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट, उस पर भी लिखा रहता है जागो ग्राहक जागो, या एड्स में आता है, आप लोग देखे होंगे टीवी पर प्रचार में। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा जागो ग्राहक जागो है। क्या है? जागो ग्राहक जागो है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए उपभोक्ता का जागरूकता के लिए कई स्तरों पर विज्ञापन सरकार द्वारा चलाई जाती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अगर पूछे कि कब मनाया जाता है तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता के हित के लिए फोरम की स्थापना किया गया है। तो इसका सही आंसर 5 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए इंग्लिश का है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन चूज करना है। वन हु डिनाइज बॉडीली प्लीजर। इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग बताइए। ये मुहावरा हो गया और इसका एक सही आंसर है। जल्दी से बताइए कि इसका अर्थ क्या होता है, फटाफट बताइए। और 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 का ऑप्शन ए एस्थेटिक। और साधु अथवा जिसने सांसारिक सुविधाओं को त्याग दिया हो उसे एस्थेटिक कहते हैं। इसका हिंदी साधु होता है। साधु यानी जो सांसारिक मोह माया को त्याग दिया हो। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, ट्रांसलेट करना है। मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट आप लोग जल्दी से करके बताइए कि मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आई हैव कम टू गिव यू दिस बुक। मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ। आई हैव कम टू गिव यू दिस बुक। अगला देख लीजिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है आपको। ही वाज नॉक्ड डैश बाई ए बस। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स और इसमें प्रीपोजिशन भरना है। देख लीजिए प्रीपोजिशन से बहुत एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके फायरमैन के एग्जाम में पूछा जाता है प्रीपोजिशन से। तो बताइए कि ही वाज नॉक्ड डैश बाई अस। तो देखिए 8 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ होता है धक्का मार दिया जाना। और नॉक्ड है, इसके साथ डाउन का ही प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ होता है धक्का मार दिया जाना। अगला देखिए सफिक्स से प्रश्न है कि 9 नंबर है कि द रिवर इज अ फांथुम। तो बताइए इसका प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लेस। और देखिए अगला चूज द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड। इसमें चुनना है कि कौन गलत है। और 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर आपको हम लेकर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, हिंदी का आगे प्रश्न है 16 नंबर है कि शब्द कोपाकुल का क्या अर्थ है। शब्द कोपाकुल का क्या अर्थ है। 16 का जो सही आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। और देखिए लाइव आप लोग जुड़ चुके हैं तो जितना हो सके उतना आंसर आप लोग बताने का कष्ट करें। और अपना स्कोर जो है वो लास्ट में वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और देखिए कुछ लोग का यह तो काम ही है कि आना जाना, क्योंकि वह एक जगह नहीं रह सकते हैं। वह इस चैनल पर आएंगे, कुछ देर उस चैनल पर जाएंगे और फिर क्या करेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे। उनको तो पढ़ाई से मतलब है नहीं। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग अच्छा आप प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को शेयर कर देते तो बहुत अच्छा होता। और जो 16 का जो सही आंसर आप लोग बता रहे हैं वो बता रहे हैं ऑप्शन बी क्रोध से बेचैन, और बिल्कुल सही आंसर है।
अगला प्रश्न देखिए हिंदी का ही है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइए मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए मीराबाई का जो जन्म हुआ था वह मेरता के कुर्की ग्राम में हुआ था, जो किस राज्य में पड़ता है जी। तो ऑप्शन डी आप लोग बता रहे हैं कि वो गुजरात में पड़ता है। बिल्कुल सही, गुजरात राज्य में मीराबाई का जन्म हुआ था। गुजरात के कुर्की ग्राम में हुआ था। कुर्की याद रखिएगा, ग्राम भी पूछा जाता है कभी का। 18 नंबर प्रश्न है अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग दीजिए कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। और 18 का जो सही आंसर आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन ए बता रहे हैं छत्तीसगढ़। अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था और बिल्कुल सही आंसर है। और अगला प्रश्न देख लीजिए, अभिनयो किनकी रचना है। अभिनयो किनकी रचना है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है वह मैट्रिक लेवल पर है, 10th लेवल पर है, जैसा कि आपके सिलेबस में यह बताया गया है कि फायरमैन का जो एग्ज़ाम होगा वह 10th लेवल पर होगा और सभी क्वेश्चन 10th लेवल पर ही है, क्योंकि यह स्पेशल फायरमैन के लिए प्रैक्टिस सेट है। जिन लोगों के पास ये बुक नहीं है वो लोग के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जिन लोगों के पास है वो भी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अकेले पढ़ने में मज़ा नहीं आता है और आपके साथ बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं, तो आप भी पढ़िए। और 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अशोक वाजपेयी। अभिनयो किसकी रचना है, अशोक वाजपेयी की रचना है। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए, शोक किस रस का अस्थाई भाव है। शोक किस रस का अस्थाई भाव है, जल्दी से बताइए कि शोक किस रस का अस्थाई भाव है। तो 20 का जो सही आंसर बता रहे हैं आप लोग करुण बता रहे हैं, ऑप्शन बी बता रहे हैं और बिल्कुल सही है। शोक जो है वह करुण रस का अस्थाई भाव है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर है, प्रकाश तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे होती है, बताइए कि प्रकाश तरंगे कैसी होती है। विद्युत चुंबकीय, अनुदैर्ध्य, एक्स तरंगे, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा 21 नंबर, फटाफट बताइए। और देखिए प्रकाश का जो वेग होता है वह 3 × 10⁸ होता है। 3 × 10⁸ होता है प्रकाश का वेग। थोड़ा सा लिखा नहीं रहा है क्योंकि मेरा मोबाइल भी अच्छा नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ होता है। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह मैक्सवेल ने बताया था। कौन बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। और इसका 21 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है और यह मैक्सवेल ने बताया था, याद रखिएगा। और प्रकाश का वेग जो होता है वह 3 × 10⁸ होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 22 नंबर है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है। 22 का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, फटाफट बताइए जल्दी। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी बता रहे हैं, वास्तविक होता है। बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सही आप लोग आंसर बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में वास्तविक होता है, यह बात गलत है। बिंब के समान साइज का होता है, सही है। काल्पनिक होता है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, बिल्कुल सही है। और इसके कुछ गुण आपको हम सुना देते हैं, याद रखिएगा कि यह आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आभासी होता है, काल्पनिक होता है, वस्तु के आकार के बराबर का आकार का होता है, दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितने सामान्य वस्तु रखी गई हो, और प्रतिबिंब का पार्श्व विस्थापन होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 23 नंबर है, एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है। एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है। जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग बताइए। और 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 होता है। और बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग बता रहे हैं। एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल जो होता है 1 होता है। और तरंग संख्या का ऐसा ही मात्रक m इनवर्स होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछे कि तरंग संख्या का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो m इनवर्स होता है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न बताइए कि ध्वनि का वेग एवं परम ताप से संबंध है। में होना चाहिए, यहाँ में होना चाहिए, से लिखा है। ध्वनि का वेग एवं परम ताप में संबंध है। जल्दी से बताइए कि ध्वनि का वेग एवं परम ताप में क्या संबंध है। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भी समानुपाती √T, और बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि नियत दाब पर किसी गैस में ध्वनि की चाल उसके परम ताप के वर्गमूल का समानुपाती होता है। नियत दाब आप भी मान लीजिए और उसके परम ताप का वर्गमूल मतलब टी का वर्गमूल यहाँ है, तो भी समानुपाती टी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, घर्षण गुणांक का मान सादा होता है, मतलब म्यू का मान बताना है आपको। म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, इसका नाम म्यू है और इसी का मान सादा क्या रहता है आपको बताना है। म्यू को घर्षण गुणांक भी कहते हैं। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वह सादा 1 से कम होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब म्यू का जो मान होता है वह सादा 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह बिहार पुलिस का एग्जाम हो। 26 नंबर असुरक्षित बल के उदाहरण है। असुरक्षित बल के उदाहरण आपको बताने हैं। असुरक्षित बल के उदाहरण है, तो देखिए घर्षण बल और श्यान बल दोनों जो होते हैं वह असुरक्षित बल के उदाहरण है। तो ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान है। जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान है। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 0, उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है। आप देखे होंगे कि कहीं कहीं सड़क जो टेढ़ा रहता है, क्या रहता है, टेढ़ा रहता है, मतलब वहाँ मोड़ रहता है, मुड़ाव रहता है। तो जब साइकिल यहाँ आप साइकिल चलाते, जब आप यहाँ से प्रवेश कीजिएगा तो आप संतुलित रहते हैं। इसका कारण क्या है, मतलब ये मुड़ान है, मतलब यहाँ पूरा तरह से घुमाव है, यहाँ एकदम घुमाव है, लेकिन फिर भी आप साइकिल जब चलाते हैं तो यहाँ पे आप संतुलित यहाँ से रहते हैं, संतुलित रहते हैं और अच्छे से आप इस मुड़ाव को पार कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, किसके कारण होता है, आपको यही बताना है। तो देखिए इसका कारण हो जाएगा कोरोयोलियस त्वरण के कारण। कोरोयोलियस त्वरण माने ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। और देखिए अगला प्रश्न है, बल का आघूर्ण पैमाना है, आपको बताना है कि बल का आघूर्ण पैमाना है। जल्दी से 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर बताइए। और ऑप्शन ए हो जाएगा पिंड के घुमाने की क्षमता। पिंड को घुमाने की क्षमता बिल्कुल सही आंसर है। वह कारक जो किसी वस्तु को अपने अक्ष के परितः घूर्णन कराता है बल आघूर्ण कहलाता है। यह बल बाहु एवं आरोपित बल का सदिश गुणनफल होता है, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब एक युग्म बाना होता है। क्वेश्चन है एक युग्म बाना होता है, इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग दीजिए। और इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग सी बता रहे हैं। सी कैसे होगा, कारण आपको हम बताते हैं कि सी इस प्रश्न का सही आंसर कैसे हो जाएगा। तो देखिए जैसे आपको समझाने का प्रयास हम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक गोला है, गोला तो बन नहीं रहा है लेकिन बनाने का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि टच पेन जो था हमारा वो ख़राब हो गया है, इसलिए देख लीजिए काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम गोला बनाने का प्रयास करते हैं। बन जा गोला, नहीं बन पा रहा है, टच पेन हमारा ख़राब होने की वजह से बहुत दिक्कत है। और देखिए मान लीजिए एक गोला है और इसके बीच से एक सेंटर लाइन गुजर रहा है और यहाँ इसका केंद्र बिंदु हो गया जिसे हम लोग सी मानेंगे। और यहाँ से जो इसका ऐसे जो जाता है उसको हम लोग F1 मान लेते हैं। F1 मान लिया। और नीचे यहाँ से जो आएगा नीचे इस तरह, मतलब ये इस तरह से घूमता है, ये जो गोला है इस तरह से सर्कल में घूम रहा है। सर्कल में क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो यहाँ इसको हम लोग F2 मान लेते हैं। तो देखिए और यहाँ जो है C है, तो इसी कारण जो होता है बलयुग्म लगता है, जिसे बलयुग्मों को हम F1 और F2 से यहाँ F2 और F1 नाम दिए हैं बलयुग्म का।
तो इसका देखिए बल युग्म बराबर सूत्र होता है कि किसी भी एक बल का परिणामी गुणे दोनों के बीच लंबवत। तो देखिए इसका दोनों का जो मान हो जाएगा F हो जाएगा और विस्थापन इसका D हो जाएगा, तो F गुणे D इसका सूत्र हो जाता है। और इसीलिए इसका सही आंसर समान परिणामों के दो भिन्न समांतर बलों का एक युग्म बना होता है, जैसा कि अभी आपको F1 एवं F2 दो भिन्न समांतर बलों दिखाए हैं। अगला प्रश्न 31 नंबर है, एक देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया हो, तो उसे हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। उसे हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 32 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय जिम्मेदार है। इसका रिपोर्ट यही तैयार करता है। और 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसका जीडीपी या जीएनबी का भी आंकड़ा यही प्रस्तुत करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में हुई थी और जीडीपी का जो रिपोर्ट होता है यही प्रस्तुत करता है। अगला देख लीजिए 33 नंबर है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है कि आपको बताना है प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है। ऑप्शन सी होता है श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य है। मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है कि जो श्रमिक है उसका उत्पादकता क्या है, शून्य है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? आपको बताना है कि कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीमा शुल्क जो है वह अप्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर वह कर होता है जो संपत्ति के हस्ताक्षरण पर लगता है। यहाँ संपत्ति कर वह कर होता है जो संपत्ति के हस्ताक्षरण पर लगता है। प्रत्यक्ष कर वह होता है जो आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, व्यय कर, ब्याज कर आदि होते हैं। और अप्रत्यक्ष कर में सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि होते हैं। तो यहाँ अप्रत्यक्ष कर आपसे पूछा जा रहा था, तो इसलिए इसका सीमा शुल्क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है, यह अनुपात कहलाता है। तो इस प्रश्न का फटाफट आंसर आप लोग दीजिए। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में इकोनॉमी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, क्योंकि इकोनॉमी से ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे जो स्टूडेंट अभ्यर्थियों का दिमाग मतलब भारी कर दे रहे थे। और फिर फायरमैन में भी ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन को करवा रहे हैं। नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि ये लेंदी सा क्वेश्चन आप क्या करवा रहे हैं। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, साविधिक तरल निधि अनुपात SLR बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो रिवर्स रेपो दर में वृद्धि, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए। अगला देखिए, 8 मूलों उद्योग के सूचकांक इंडेक्स ऑफ एंड कोड इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो विद्युत उत्पादन को इंडेक्स ऑफ इट कोड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा योग्यता दिया गया है विद्युत उत्पादन को। अगला प्रश्न देखिए, माउंटबेटन योजना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा माउंटबेटन योजना से संबंधित प्रश्न। तो जल्दी से बताइए कि माउंटबेटन योजना क्या है। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, फटाफट बताइए कि माउंटबेटन योजना क्या है। और देखिए यह योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे हम 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। इसे भारत विभाजन योजना नाम से भी जाना जाता है। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और इस याद रखिएगा कि इसी योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ, जो 15-16 जुलाई 1947 को पास हुआ था। और इस योजना का मतलब होता है भारत विभाजन के मांग को स्वीकार करना। माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत 2 हिस्सों में बंट गए, भारत और पाकिस्तान, और इसी के कारण भारत का विभाजन हो गया। नहीं तो भारत और पाकिस्तान आज भी एक रहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, 39 नंबर, किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट इस प्रश्न का आंसर बताइए कि किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था?
तो देखिए 39 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? जल्दी से बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, फटाफट बताइए। 1930 से 34 तक यह आंदोलन चला था। 1930 से 1934 तक यह आंदोलन चला था और 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और 12 मार्च 1930 को ही गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? तो यह मैदान की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने। यहाँ जो मिट्टी होती है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ खेती आप यहाँ के प्रमुख साधन है, यहाँ खेती की जाती है, मतलब यहाँ जो भी है कृषि पर निर्भर है, इसलिए यहाँ जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है? ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो इसे हम लोग सुंदरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, रेगुड़ मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि? आपको बताना है रेगुड़ मिट्टी, रेगुड़ सॉइल का जो रंग होता है वह काला होता है। क्यों होता है जी? तो देखिए बेसाल्ट चट्टान से बने होने के कारण, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होता है जिसके कारण इसका रंग काला होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? तो हॉकी का गेंद का रंग कैसा होता है, जल्दी से बताइए। आप ये मत समझिएगा कि जो यहाँ टिक मारा गया है वो सब सही है, जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सफ़ेद। हॉकी के गेंद का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। आप लोग टीवी में देखे होंगे और एक फिल्म था, पता नहीं उसमें हॉकी हीरो हॉकी खेलता है, जिसमें चड्डी बनियान बेचने वाला हीरो है, क्या नाम है उसका याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें जो हॉकी का आप लोग गेंद देखे होंगे वह उजला होगा, सफ़ेद होगा, इसलिए उसका उदाहरण हम आपके सामने रखे हैं। अगला प्रश्न, स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि स्वर्ण कमल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वह फिल्म से है, या फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है स्वर्ण कमल पुरस्कार। याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में कौन सी पुरस्कार दी जाती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। पराक्रम के क्षेत्र में आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अशोक चक्र अवार्ड दिया जाता है। और खेल क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? बाउल आपको बताना है, यह क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में जो फायरमैन का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है जी? तो 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है बाउल। ऑप्शन ए हो जाएगा, जहाँ दीदी जी की सरकार है। और अगला प्रश्न देख लीजिए, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? और देखिए, अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है, हमें मोटिवेट रखता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। हम बार बार आप लोग से नहीं कहेंगे, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने बच्चे अधिक रहेंगे उतने पढ़ने में मज़ा ज़्यादा आएगा। तो समझ लीजिए कि जितना बच्चा होगा पढ़ने में मज़ा उतना ही दुगना आएगा। तो शेयर वीडियो को करते रहिएगा बीच बीच में। और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएंगे। तो 46 का जो सही आंसर आप लोग बता रहे हैं वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कांस्ययुगीन सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता को आर्ध ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा जाता है। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला देखिए 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको बताना है। जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन जो है वह जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट। ऑप्शन बी हो जाएगा, सयादवाद। सयादवाद इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 47 का देखिए, गाला भी सूख गया। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर जी थे। इनका जन्म 540 ईस्वी में हुआ था।
महावीर का जन्म कुंडल ग्राम में वैशाली में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। उनके माता का नाम त्रिशला था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और उनके पत्नी का नाम यशोदा था। उनके पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी थी। उनके दामाद का नाम जमीला था। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हो गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 48 नंबर है। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे? जल्दी से बताइए कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 48 का, वह आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 थे, 10 महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के 10 सिद्धांत समाविष्ट थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था और महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुदोधन था। इनके माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके घोड़े का नाम कतक था। इनके सारथी का नाम चना था। और महात्मा बुद्ध का मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी में कुशीनगर में हुआ। उनके घर त्याग का प्रतीक घोड़ा है। उनके ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष है जो बोध गया में है और उनकी ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला 49 नंबर, पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला को विकसित किसने किया? आपको बताना है कि पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला के विकास किसने किया? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राष्ट्रकूटों ने यह विकास किया। अगला है दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंश ने शासन किया? 50 नंबर प्रश्न दीजिए और दिल्ली सल्तनत पर कहिएगा तो एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे। देखिए दिल्ली सल्तनत ध्यानपूर्वक समझिएगा। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया। ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला वंश जो था वह कौन सा वंश था? वह गुलाम वंश था। पहला वंश गुलाम वंश था जो 1206 से 1290 तक शासन किया था। 1206 से 1290 तक शासन किया था। टच पेन खराब होने की वजह से लिखा नहीं रहा है, एक नया लेना पड़ेगा, लेकिन पैसा भी नहीं है। जैसे ही पैसा होता है हम एक टच पेन ले लेंगे। और दूसरा देखिए, पहला गुलाम वंश था जो 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा खिलजी राजवंश था जिसने 1290 से 1320 तक शासन किया। 1290 से 1320 तक शासन किया। पता नहीं इधर क्यों नहीं लिखा रहा। 1320 तक शासन किया। तीसरा जो राजवंश था वह तुगलक वंश था जो 1320 से 1414 तक शासन किया था। उसके बाद सैयद वंश था जो 1414 से 1451 तक शासन किया। और 5वां नंबर जो था वह लोधी वंश था जिसने 1451 से 1526 तक शासन किया था। और 1526 के बाद वही क्या हो जाता है, पानीपत का युद्ध हो जाता है। उसकी चर्चा आगे करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर है। विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे है? आपको मिशन इंद्रधनुष के बारे में बताना है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है घातक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष घातक बीमारियों के रोकथाम हेतु टीकाकरण से है। और यह कब शुरू हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। इसके तहत डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक जिसे टीबी कहते हैं, खसरा, हेपेटाइटिस बी की टीका दी जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थायी दाब की पट्टी को क्या नाम दिया जाता है? अशुभ अक्षांश। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 53 नंबर है कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा पर। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है और आप लोग बिना वीडियो को लाइक कर रहे हैं ना वीडियो को शेयर कर रहे हैं, तो देखिए पढ़ाने का भी मन नहीं करता है। जब आप देखिए हर क्वेश्चन से रिलेटेड हम उससे जुड़ी पूरा फैक्ट बता दे रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग को पता नहीं क्या हो गया है, ना वीडियो को लाइक कर रहे हैं ना वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो ये गलत बात है। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 54 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा उपोषण उच्च दाब की पेटी। आगे बताइए कि समुद्र की गर्म धाराएं 55 का सही आंसर आप लोग बताइए। समुद्र की गर्म धाराएं
और इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्रुवों की ओर जाती है। जो समुद्र की गर्म धाराएं होती है वो ध्रुवों की ओर जाती है। अगला है विश्व मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है क्वेश्चन, इसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। पोंगल क्या है, तो पोंगल जो होता है वो फसलों का त्यौहार होता है। जो पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि जब फसल कटती है तो हर किसी राज्य में कोई ना कोई पर्व मनाया जाता है। जैसे पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, मकर संक्रांति बिहार में मनाया जाता है, जिसे हम लोग खिचड़ी पर्व के नाम से जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न है, सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है। इस प्रश्न का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कि सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है। और 58 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्रुवों पर पड़ती है सूर्य की तिरछी किरणें। अगला है, उत्तर भारत में चक्रवाती वर्षा किस मौसम में होती है। तो उत्तर भारत में चक्रवाती वर्षा जो होती है वह जाड़े के मौसम में होती है, जाड़े के मौसम में। अगला प्रश्न 60 नंबर है, 60 नंबर, पर्वतीय प्रदेश की एक विशेषता यह है कि वहाँ चोटियाँ हमेशा बर्फ से ढकी होती है। याद रखिएगा, पर्वतीय प्रदेश की ये विशेषता है, चोटियाँ हमेशा बर्फ से ढकी हुई होती है। देखिए, मकर संक्रांति के समय सूर्य निम्नलिखित में से किस पर सीधा चमकता है। देख लीजिए, मकर संक्रांति के समय सूर्य निम्नलिखित में से किस पर सीधा चमकता है जी, तो मकर रेखा पर सीधा चमकता है, क्योंकि मकर इसलिए मकर संक्रांति का नाम मकर रेखा पर ही पड़ा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा। तो एक सामान्य शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड NaCl होता है, NaCl शुद्ध होता है, NaCl जो होता है वो विद्युत अपघट्य होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जल्दी से बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, फटाफट। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CaSO4 इंटू 1/2 हाफ A2 होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, या 2CaSO4 इंटू H2O भी होता है, और ऑप्शन सी भी इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी सी दोनों सही है, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी मिश्रण है। अगला देखिए, वायु एक है, तो वायु क्या होता है, तो वायु एक समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि वायु में धूल, कण, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सभी पाए जाते हैं, इसलिए वायु जो होते हैं समांगी मिश्रण होते हैं। अगला है, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, तो हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। देखिए, व्यंजक चूर्ण जो होता है उजला रंग का होता है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि पीला रंग का होता है, यही गलत है। अगला प्रश्न 66 नंबर है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं। जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं, तो गंध से पहचानते हैं। गंध से मधुमक्खियाँ अपनी साथी को पहचान लेती है। शहद का प्रमुख घटक क्या है, जल्दी से बताइए, यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है। शहद का प्रमुख घटक ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रुक्टोज जो होता है वह शहद का प्रमुख घटक होता है। वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना आप दर्शाता है क्लोरोफिल में मैग्नीशिया की कमी, पतझड़ ऋतु में यह प्रक्रिया ज़्यादा होती है। आगे देखिए, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ था, जलीय जीव का उद्गम हुआ था पृथ्वी पर। अगला 70 नंबर देखिए, तेज हवाएं वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि आप देखे होंगे ठंडी के दिनों में कि जब तेज हवाएं चलने लगती है तो ओस नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है जी, इसका कारण क्या है, तो वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसलिए रात्रि में ओस नहीं बनती है। आगे 71 नंबर है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो पुष्प है। पौधे का जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। आगे बताइए, 72 नंबर, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो स्तनी जीव है डॉल्फिन, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री होता है, उपयुक्त सभी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जरूरी है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? तो लाइपेज जो होता है वह आपके पाचक एंजाइम का काम करता है। अगला 75 नंबर है, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कि मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, पेशी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है जी? पेशी में मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। आगे बताइए, निम्न पंक्ति किनकी रचना है? हिंदी का क्वेश्चन आ गया। मेरे नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़ कुछ शुद्ध पौधे, वीरेंद्र डगवाल का यह रचना है। और कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कवित्री अनामिका का जन्म हुआ था। जो लोग मुजफ्फरपुर से हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला है, माँ बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में। यह रचना अनामिका की है और अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था। आगे बताइए कि मोहन ने सांप को मारा, कर्म कारक की पहचान करे। तो को है, को इसमें कर्म कारक है। सांप को मार रहा है, याद रखिएगा कारक का चिन्ह। आगे देखिए 80 नंबर है, अनुवेशन की सही संधि विच्छेद क्या है? तो अनु प्लस शेषण है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अन्वेषण का जो सही संधि विच्छेद है वो अन्वेषण है। देखिए आपको ज़्यादा फैक्ट हम बताने लगे हैं, जिससे क्या हुआ है कि लेट हो गया है, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। देखिए अगला प्रश्न है 86 नंबर, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो जल्दी से इस फटाफट जवाब दीजिए। इसका सही आंसर संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा। 1789 के क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र शासन व्यवस्था अपनाई गई थी। और देखिए अगला है, एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है कि जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिलता है? जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिलता है? तो कालीबंगन से मिलता है। भारत में हरित क्रांति किस दशक में? 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति हुआ। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? सेब की खेती के लिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत नहीं की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी स्थापना बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1968 में हुई थी और यह जो है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो नहीं किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन है? तो 91 का ऑप्शन यह हो जाएगा। पानी बिजली का नवीकरणीय संसाधन है। आगे देखिए, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्री सतह पर भूकंप। जब समुद्री सतह पर भूकंप आता है तभी सुनामी उठता है, याद रखिएगा। अगला है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, थर्मोस्फीयर। यही जो होता है वायुमंडल के 3 परतें होती है, याद रखिएगा कौन कौन होते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, थर्मोस्फीयर। अगला है, बिहार में प्रायः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आप जानते हैं कि बिहार में हर साल बाढ़ आता है, जिससे बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसमें धान की खेती बहुत ही मज़ेदार होती है। बिहार से हैं तो आपको मालूम होगा। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? महासभा तथा सुरक्षा परिषद के संयुक्त रूप से सदस्य करते हैं। और देखिए आगे इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए, इसे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा इंग्लिश के क्वेश्चन को, और इन सारे प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और 100 में से आपके कितने सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। कमेंट बॉक्स में स्कोर सही कमेंट कीजिएगा। और देखिए डेली हम लोग 100 प्रैक्टिस सेट करते हैं, 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट करते हैं बिहार पुलिस फायरमैन के लिए। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जाते जाते एक बार और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि जो लोग बिहार पुलिस फायरमैन की तैयारी करते हैं वो जुड़ जाए। और वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और ऐसे ही वीडियो अपलोड करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट भी हम होते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो लंबी हो चुकी है तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।